अच्छा चलो, तो हाँ ये प्रश्न बता। चलो अभी जैसे पूछा कि ड ढ और ड ढ, ये पूछा ना। हाँ, कि इनका इनका प्रयोग कहाँ करता है। अच्छा सुनो, इन दोनों वर्णों का और इन दोनों वर्णों का ड ढ, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, यही तो प्रश्न था। तो सुनो एक मिनट मेरी बात, कि ये जो ड ढ है ये कौन से वर्ग में आते हैं, ट वर्ग में आते हैं। भाई ड ढ दोनों के दोनों जो हैं वो तो ट वर्ग में आते हैं, लेकिन इसके बारे में हमने बताया था कि ये कौन से वर्ण कहलाते हैं, ये कहलाते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं, इन्हीं को अतिरिक्त वर्ण कहा जाता है, और इन्हीं को ही एक नाम और भी दिया गया है जिसे कहते हैं ताड़नजात वर्ण। ऐसा पढ़ाया था। अरे प्रयोग भी बता रहा हूं, पहले ये तो सुनो कि ये ड ढ जो है वो ट वर्ग में आते हैं, और ये जो ड ढ है जिनके नीचे नुक्ता लगा है, जिनके नीचे नुक्ता लगा है, या नुक्ता को ही तल बिंदु कहते हैं, और नुक्ता का ही एक और नाम क्या बताया था, नुक्ता को ही पाद बिंदु भी कहते हैं। तो ये बात आप लोगों ने समझनी है। अब बात ये तो समझ गए, लेकिन इनका प्रयोग कहां कहां करते हैं। तो एक बात समझनी है आपने कि इन दोनों का ही ड ढ जो कि ट वर्ग में आते हैं, इन दोनों का ही जो नवीन वर्ण है, इन दोनों का ही जो नवीन वर्ण है वो क्या बना है, ये बना है कि जब इन दोनों के नीचे नुक्ता लगाया गया है तो हिंदी में इन्हीं ड ढ जो कि ट वर्ग में आते हैं, इन्हीं का नवीन रूप क्या कहलाया है, ड ढ कहलाया, जो कि उत्क्षिप्त अतिरिक्त या ताड़नजात कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि इनका प्रयोग कहां है, तो जब भी आप किसी शब्द को शुरू करते हैं, जब भी आप किसी शब्द को शुरू करते हैं, तो जो उसका पहला वर्ण होगा, जो उसका पहला वर्ण होगा वो ट वर्ग वाला ड ढ होगा। जैसे हम कहें डाबर, जैसे हम कहें डमरू, तो ये ड जो है, ये पहला वर्ण जो है वो ट वर्ग वाला होगा। लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी, चाहे बीच में प्रयोग करें ड ढ का या अंत में प्रयोग करें, इस पहले वर्ण को छोड़ करके ड ढ का प्रयोग कहीं पर भी किया जाए वाक्य में, वो कौन से वाले वर्ण का प्रयोग होगा, वो नुक्ता वाले ड ढ का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें पढ़ाई, तो पढ़ाई तो आप लोग ऐसे लिखते नहीं हो, पढ़ाई में इसके ढ के, इसके नीचे क्या लगाते हो, नुक्ता लगाते हो कि नहीं। अरे लड़ाई, इसके नीचे नुक्ता लगाते हो कि नहीं। तो जो पहला वर्ण होगा वो हमेशा ट वर्ग वाला ड ढ होगा, लेकिन इस पहले वर्ण के बाद जब भी कभी आप किसी वर्ण में, शब्द में प्रयोग करोगे, तो वहां पर इस नुक्ता वाले वर्ण या तल बिंदु या पाद बिंदु वाले ड ढ का, उत्क्षिप्त वाले वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों के समझ में आएगी बात। अब यहां से एक प्रश्न और समझो आप लोग, जो याद आ गया, तो इसके बाद एक प्रश्न और समझ लीजिएगा आप लोग। एग्जाम में आप लोगों ने इस प्रकार का प्रश्न देखा होगा कि नवीन वर्ण कौन कौन से हैं। ऐसा प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि नवीन वर्ण कौन सा है। नवीन वर्ण के बाद भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि नव निर्मित वर्ण कौन सा है। या नव निर्मित के साथ पूछते हैं आगत वर्ण कौन सा है। और एक प्रश्न और भी पूछ सकते हैं जिसे कहते हैं नवीन विकसित ध्वनि। तो ये बात भी एक, ये भी प्रश्न आप लोग क्लियर करिएगा कि जब भी एग्जाम में आता है कि नवीन वर्ण कौन सा है, तो नवीन वर्ण का मतलब है कि जो नया वर्ण बना है वो कौन सा है। तो हिंदी में पहले ये थे, इन्हीं का नया रूप क्या हो गया है, ड ढ, जिनके नीचे नुक्ता लगा है। तो ये अगर आपसे एग्जाम में आता है कि नवीन वर्ण कौन सा है, तो ये जो दोनों वर्ण हैं, ये दोनों वर्ण क्या कहलाएंगे, नवीन वर्ण। और अगर पूछते हैं कि नव निर्मित वर्ण कौन सा है, या आगत वर्ण कौन सा है, या नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है, तो आप लोगों ने ये नहीं पढ़ना है, बल्कि आप लोगों ने ये पढ़ना है
कि नवीन तो ये हो गए भाई, ये तो हिंदी वालों में ही, हिंदी वाले जो वर्ण थे उन्हीं का तो नया रूप है, इसीलिए तो इनको कहा गया कि नवीन वर्ण। लेकिन आपसे कहा गया कि नवनिर्मित, पर नए वर्ण बने कौन से हैं? जो दूसरी आगत, आगत मतलब आया हुआ। तो इन तीनों का अगर कोई प्रश्न आता है तो यहां पर आप लोगों ने उन शब्दों, उन वर्णों को रखना है जो दूसरी भाषा के वर्ण हिंदी में आए हैं, जैसे क, ख, ग, ज, फ। अब देखो यहां भी नुक्ता लगा है और इनके नीचे भी नुक्ता लगा है, तो लेकिन इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर ये है कि ये जो दोनों हैं ये तो हिंदी के ही इन दोनों का परिवर्तित रूप है, इन्हीं दोनों का नवीन रूप है, इन्हीं दोनों का नया रूप है। तो जो हिंदी में ही परिवर्तन हुआ वो तो नवीन वर्ण कहलाएगा, नया वर्ण कहलाएगा। लेकिन जो दूसरी भाषाओं के वर्ण जिनका प्रयोग हम कर लेते हैं वो कौन से कहलाते हैं? नवनिर्मित वर्ण, आगत वर्ण या नवीन विकसित ध्वनि कहलाते हैं। इनके साथ आप लोग एक, जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो उस समय मैंने आप सभी से ये बताया था कि एक होता है ओ, अर्ध चंद्र, चंद्र लगता है, बिंदु नहीं लगता है। चंद्र बिंदु एक अलग होता है, ये चंद्र लगा करके बिंदु लगा दिया वो तो चंद्र बिंदु है। लेकिन यहाँ जब केवल चंद्र लगता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, हॉस्पिटल, यहाँ पर यही तो वर्ण का प्रयोग करते हैं। ये भी हमने क्या बताया था आप सभी से कि ये भी आगत वर्ण है, तो इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। लेकिन यहां से एक चीज और भी पढ़ेंगे कि हम नुक्ता क्यों लगाते हैं। नुक्ता क्यों लगाते हैं? हम नुक्ता इसलिए लगाते हैं, जैसे हम एक शब्द पढ़े गजल, ये क्या है? ये क्या है? ये गजल, ये गजल है। लेकिन हमने बहुत बार गजल को गजल नहीं बल्कि ऐसा लिखा देखा है, तो ये है गजल। लेकिन जब जिन वर्णों के नीचे नुक्ता लग जाता है तो वो हिंदी में थोड़ी सी झंकार के साथ बोले जाते हैं। ये कहा जाता है गजल और ये कहा जाता है गजल। तो ज में जरा सी झंकार का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इस नुक्ता का भी प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से अरबी फारसी भाषा से आए हुए हैं, लेकिन इनकी झंकार जो अरबी फारसी भाषा में बोली जाती है वो झनकार एक जैसी रहे, झनकार वैसी की वैसी रहे जो कि अरबी फारसी या उर्दू भाषा में है। इसीलिए इनके नीचे लगाया जाता है क्या? नुक्ता। जिंदगी, हाँ आप लोग बोलते हैं जिंदगी, लेकिन इसको हम अगर इस प्रकार से लिखें, नीचे लगा दे नुक्ता, तो हम कहेंगे इसको जिंदगी नहीं बल्कि कहेंगे जिंदगी। तो जिंदगी ज में हल्का सा, हल्की सी झनकार है और उस झनकार को बरकरार रखने के लिए ही इन सभी वर्णों के नीचे क्या लगाया जाता है? नुक्ता लगाया जाता है। तो आप लोग इस प्रकार से, ये प्रश्न तो आपने एक पूछा था, लेकिन इससे संबंधित एक और प्रश्न आया तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि यहाँ ड ढ का प्रयोग भी हो गया है और ड ढ जो है वो नवीन वर्ण है। नवीन के साथ साथ नवनिर्मित भी पूछे जाते हैं, आगत भी पूछे जाते हैं, नवीन विकसित ध्वनियां भी पूछी जाती है। जब गजल का और गजल का प्रयोग करना भी सिखाया है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं?